हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरुगुप्ता आपके लिए लाया हूं सब्जेक्ट जिसका नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये आपका सीए एंटर का चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ग्रुप में है, आपका चैप्टर नंबर 7 है। एंड ये जो पेपर है आपका चैप्टर नंबर 7, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, जो पहला पार्ट है बेटा वो है EIS का। वो किसका है आपका? EIS। ठीक है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? SM, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पूरा जो डिस्कशन है पहले निपटाएंगे बेटा EIS को, और दूसरा निपटाएंगे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। जहां पे EIS जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स एंड ईच एंड एवरी चैप्टर हैज व्हाट? इक्वल वेटेज। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1 है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। चैप्टर नंबर 3 IS, that is information system and its components. Okay, chapter number 4 जो है that is e-commerce, M-commerce and emerging technology. एंड चैप्टर नंबर 5 है दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो EIS है बेटा ये आपका 50 मार्क्स के लिए है, और ये जो है अगेन आपका 50 मार्क्स के लिए। बट यहां पे टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ये हम तब डिस्कस करेंगे। टोटल 8 चैप्टर्स, ये तब हम डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, आज हमारा पूरा जो डिस्कशन है बेटा वो EIS से रिलेटेड, दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हाल ही में अभी ICI ने अनाउंस किया हुआ है एंड आपके BOS नॉलेज पोर्टल में आ गया है कि बहुत सारा अमेंडमेंट्स है, सब्सटेंशियल अमेंडमेंट्स हुए हैं। ये उन बच्चों के लिए बेटा जिनने ऑलरेडी क्लास कर ली है मई 2020 के लिए, और अमेंडमेंट उनका नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट में 2 चीजें हैं। एक तो बहुत सारी चीजें इंसर्ट हुई हैं, दूसरी बहुत सारी चीजें डिलीट हुई हैं, एज इट इज डिलीट हो गई हैं, और तीसरा कुछ चेंजेस हुए हैं कहीं पे। तो काफी चेंजेस हैं जो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, बट हम अपने लेक्चर में ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये हम इनबिल्ट कर देंगे। ठीक है, और जिन बच्चों का कवर अप नहीं हुआ है तो उनके लिए सेपरेट अमेंडमेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो जिनने ऑलरेडी क्लास कर ली है तो वो सेपरेट अमेंडमेंट मॉड्यूल्स अपना देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मैं क्लियर हूं? यस। ना दोस्तों, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं आज से, दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है ना, बहुत लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा कोर्स कर रहे हैं और जहाँ पे मुझे अकाउंट सीखना चाहिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहिए, लॉ सीखना चाहिए, टैक्स सीखना चाहिए, इस सब्जेक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ गई? व्हाई दिस सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड? ओके, तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप आज के अपने जमाने को देखो, इन्वायरमेंट को देखो, सराउंडिंग्स देखो अपनी, तो आप देखोगे कि हर जगह कंप्यूटर जो है बेसिक नीड बन के उभर रहा है। कोई सी भी फील्ड हो, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, आपको रिजर्वेशन कराना हो, तो आज देखो पहले जहां पे आप जाके रिजर्वेशन करवाते थे, आज आपके पास एप्स अवेलेबल है, मोबाइल ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप लॉगिन करते हो, टिकट बुक करते हो और आपके पास टिकट आ जाता है।
राइट। आपको सपोज कोई चीज मंगानी, तो पहले आपको अगर समोसे खाने होते थे तो आप समोसा खाने के लिए जाते थे, बट आज स्विगी अवेलेबल है, जोमेटोज अवेलेबल है, पिज्जा बर्गर सब कुछ आपके घर पे अवेलेबल है ना। आपको वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं, ऑर्डर भी देने की जरूरत नहीं, बट फिर भी ऑल दोज प्रोडक्ट्स आर रेडीमेड अवेलेबल एट योर होम सर। तो आपको जस्ट क्या करना है, जोमेटो एप्स पे जाना है, जोमेटो एप्स पे जाके सारी चीजें बुक करनी है एंड चीजें आपके घर में अवेलेबल है। तो अगर आप देखो ओके, ये आ गया। ना देखो ये कंप्यूटर की दुनिया है, ठीक है। और कंप्यूटर की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो सब कुछ आज जो है, सब कुछ जितनी भी चीजें हैं, राइट, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो गए, इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो गए। और अगर ऐसा है तो जब आप अपने सीए की प्रैक्टिस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कंप्यूटर से दूर हो? पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबाइल एप्स। ओके, एग्जांपल मैं लेता हूं जोमेटो का। नाउ आप देखो यहां पे ये रहा, अगर मैं यहां पे जोमेटो की बात कर रहा हूं या किसी भी एप्स की बात कर रहा हूं, Happy staff to loyal customers, Mark's has everything that speaks volumes about successful business growing upwards. But only a month earlier, the situation was a lot different. Business was in a mess. Orders being skipped, staff frustrated over phone calls, and customer reviews about Mark's service was very... कितना सारे लोग प्रॉब्लम हो रहा है इनको, हाँ, कि अगर सपोज मान लो इनके पास मोबाइल एप्स ना हो और आज की डेट में अगर उनको कुछ चीजें डिमांड करनी, ऑर्डर करना है, तो उनको साहब पहले कॉल करना पड़ेगा। और वो जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है तो कितना बिजी होगा, अपने कस्टमर को वहां पे सर्विस भी देनी, इसके बाद फोन कॉल्स भी अटेंड करने, तो मैक्सिमम टाइम आपके तो कॉल्स वो अटेंड ही नहीं कर पाता होगा। और एज ए रिजल्ट आपको जो ऑर्डर चाहिए, आपको जो चीजें चाहिए, वो आपको टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती। क्या चेंज हुआ यहाँ पे रेस्ट्रो ऐप के थ्रू? नाउ सी देयर इज अ मोबाइल, राइट, और उसने एक सॉफ्टवेयर अपना लगाया जिसका नाम था रेस्ट्रो एप्स। तो उसने मोबाइल एप्स डाउनलोड किया और मोबाइल एप्स में उसने क्या किया, पूरा जो उसको चाहिए था। अच्छा, आपको वहां पे सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो एप्स आपको ऑलरेडी लिस्ट बता देता है कि दीज आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल। आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, प्राइस वहां पे अवेलेबल है, इंग्रेडिएंट्स वहां पे अवेलेबल है, उसमें क्या क्या चीजें आपको एज अ मील चाहिए वो सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइंड है, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ऑर्डर बुक कर दो। ऑर्डर ये ऑनलाइन के थ्रू कहां पे चला जाता है, सप्लायर के सिस्टम पे। It assists Mark in running loyalty programs for regular customers to retain them for longer. It also helps him crunch analytics, understanding his own customers and offering them discounts on repeat. Now see, अब इस तरीके के कितने सारे ऑफर्स उसके पास जाते होंगे, राइट। उसको सोचने का भी जरूरत नहीं साहब, ऑफर्स आ गया, बस ऑफर्स के हिसाब से उसे प्रोडक्ट रेडी कर देना। एंड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। तो आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो अच्छा, ये जो चीजें हैं नए लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रही, जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे रही, जो बेकार है, जो बेरोजगार है, राइट, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि भाई अपने को जो मील है वो क्या करना है, सर्व करना है कस्टमर के घर पे जाके। तो एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी उनको मिल गया। अच्छा, यहाँ पे अब बात आती थी कि अगर कस्टमर काउंटर पे आता है तो वो डिस्काउंट की बात करता है। अब डिस्काउंट में आप टाइम वेस्ट करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे साहब सीधा सा कूपन कोड है, कूपन कोड आप डालो, जो भी डिस्काउंट ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया हुआ है वो कस्टमर को अवेलेबल हो जाए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो निगोशिएबल के टर्म्स हैं, जो निगोशिएट करने की जो टेक्निक्स है, यहाँ पे हमने हर तरीके से चीजों को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो यहाँ ये जो सिस्टम है, ये जो एप्स के थ्रू आप ई कॉमर्स, एम कॉमर्स कर रहे हो, ये आपके बिजनेस को इसने बहुत ही कन्वीनियंट बना दिया है। और आपको दिमाग में भी नहीं आएगा बेटा, आपको एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप तो क्या डालो, कमांड डालो, और आप देख सकते हो कि इतने सारे कस्टमर ने आज आपको ऑर्डर भेजा है, इतने सारे कस्टमर ने पर्टिकुलर
पिज़्ज़ा की डिमांड की है, मेरा ये वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा डिमांड में, ये वाला पिज़्ज़ा कम डिमांड, तो आप अपने प्रोडक्ट की वैरायटीज को भी क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। जिसका डिमांड ज़्यादा है वो प्रोडक्ट आप ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे हो, जो जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम ने आपने उसको मार्केट से बाहर कर दिया, तो अल्टीमेटली जो आपका पैसा गलत जगह पे लगने वाला था वो पैसा भी बच गया। तो इस सिस्टम ने आपके फाइनेंशियल्स को भी काफी हद तक कंट्रोल किया है। Customers feel delighted and promote Marks among their networks. Using its multi-store feature, Mark is also able to remotely run his several restaurants simultaneously. Oh, and this app can be personalized according to himself without having to pay commissions to so-called big shots such as Foos Panda, Grubhub. And since this is a personalized app of his restaurant, customers don't go to competitors. Now, Mark's never misses an order. Mark enjoys his holidays and is soon going to add a new restaurant to the chain. You too, start using RestroApp.com today and see your restaurant go bigger. तो आप अगर देखो कि इस तरीके के एप्स अगर आप अपनी फील्ड में लाते हो, अकाउंटिंग फील्ड में अगर मैं बात करूं, आप देखो यहाँ पे अकाउंटिंग फील्ड की अगर मैं बात करता हूं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। Hello, and welcome to Takeaway. व्यापार में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको व्यापार के बारे में बताएगा। व्यापार एक बिजनेस अकाउंट और इन्वेंट्री मैप है। हमारा उद्देश्य इंटरनेट के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे व्यापार, और यहाँ आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और यह आपके डिवाइस में ही रहता है। अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर डालें। नाउ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। अगर आपको बिजनेस करना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले आप अपना डिटेल दे दो कि आप यूजर हो और आप ऑथेंटिकेटेड यूजर, तो आपका ये अकाउंट सबसे पहले क्रिएट कर देगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप IRCTC वगैरह पे अकाउंट आप अपना बनाते हो ना, आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हो, आप यहाँ पे देख लो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप वहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ देयर इज ऑल्सो फीचर्स अवेलेबल जहाँ पे आप सेल्स परचेज कर सकते हो, तो पार्टीज स्टॉक आइटम्स आप मैनेज कर सकते हो, आप अपना एक्सपेंस इनकम मेंटेन कर सकते हो, किसी भी तरीके का रिपोर्ट चाहिए, कस्टमर से रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए अगर आपको, राइट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, किस टाइम पे कौन सा कस्टमर कहाँ पे अवेलेबल है, कस्टमर ने कितना पेमेंट किया है, कस्टमर के अभी बैलेंस में कितना अमाउंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, कौन कौन से कस्टमर्स, तो ये सारी चीजें आपको एक ऐप से ही मिल जाएगी। आपको अलग तरीके से अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपकी होम स्क्रीन है। चलिए अब हम खुद की कंपनी बनाने से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर बाईं तरफ मेन्यू बटन पर क्लिक करें, चेंज कंपनी पर। जैसे आप अपना टैली में कंपनी नेम बनाते हो, आप यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया हुआ है, आप कंपनी बना सकते हो, और यह केवल ठीक है, ये कंपनी आपकी बन गई ना। कंपनी बनने के बाद अब आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो आप अपना कस्टमर का नाम डाल दो, बिलिंग नेम डाल दो, इनवाइस नंबर क्रिएट कर दो, ओके, और ये सेल आपका रजिस्टर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने पूरे कस्टमर्स भी मेंटेन कर सकते हो, नए नए कस्टमर्स को आप अपने ऐड कर सकते हो। तो ये जो ऐप है ये आपको बताएगा कि ऑलरेडी आपके पास कितने कस्टमर्स हैं, कितने नए कस्टमर्स ऐड हुए, ये सारी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कर रहा है। सेव कर ले। इस तरह से आपने अपनी पहली सेल क्रिएट कर ली है। बोर्ड पर जाकर डैशबोर्ड पर क्लिक करें, ये आपके बिजनेस की पूरी स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट्स पर क्लिक करें, यहाँ आपको हर तरह की रिपोर्ट्स मिल जाएगी, जैसे कि सेल, परचेज, कैश फ्लो आदि, और इसमें GSTR रिपोर्ट भी शामिल होती है। अब वापस जाएं और नीचे की तरफ दाईं ओर एक्सपेंस आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने रोजाना के खर्चों को मैनेज और ट्रैक कर सकते हैं। बाईं ओर ऊपर की तरफ मेन्यू बटन पर क्लिक करें, यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। अब सेटिंग पर क्लिक करें। इस एप्लीकेशन में सेटिंग एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यहाँ जनरल GST से संबंधित सेटिंग होती है, यानी कि व्यापार रेगुलर, और अगर आप अपने डेटा को खोना नहीं चाहते हैं तो आप ऑटो बैकअप भी यहाँ से चालू कर सकते हैं। अन्य किसी भी सवाल या सहायता के लिए आपको SMS या कॉल भी कर सकते हैं। हैप्पी व्यापारिंग। Now see,
दिस इज काइंड ऑफ एप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। पहले के ज़माने पे लोग कितने सारे डेटा मेंटेन कर, कितने सारे खाता मेंटेन करते थे। आप अगर देखोगे पहले के ज़माने पे इतने सारे बुक्स मेंटेन होते थे, कैश बुक भी फिजिकली मेंटेन हो रही, कितना सारा पेपर का वेस्ट होता था। बट आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट, इस मोबाइल एप्स की वजह से, इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से आपके जो काम है, आपकी जो क्या बोल सकते हैं एंगेजमेंट था, जो आप अकाउंट्स में देते थे, उसकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनाते थे, राइट। पूरा टेंशन आपका उन चीज़ों पर रहता था कि आपको हर एक चीज़ का एविडेंस, आपको हर एक चीज़ का वाउचर्स, आपको हर एक चीज़ के इनवाइस मेंटेन करने पड़ते थे। बट आज की डेट में आपको ऐसा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन करते वक्त आप ऐप्स के थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो और ये ट्रांजैक्शन आपका इंटरनेट सर्वर पे जाके सेव हो जाता है। और सर्वर में चूंकि डेटा सेव है, तो अब आपको जरूरी ही नहीं है कि आप यहीं पे रह के अपना डेटा एक्सेस करो। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे दोस्तों, तो आप अपना जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, ये जो मैंने YouTube वीडियो चलाया, क्या ये YouTube वीडियो मेरे कंप्यूटर पर रखा हुआ है? नहीं, राइट। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, मुझे ऐसे डेटा की जरूरत है, राइट। तो क्या मुझे ऐसे डेटा चाहिए थे? यस, बट ये मेरे सिस्टम में नहीं है। अब बताओ ये डेटा मुझे कहां से मिले? तो नाउ देयर इज अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का नाम क्या था कि एक अगर मुझे ऐसे लेक्चर्स आपको देने हैं तो मुझे एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, राइट, मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अब ये डेटा कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना। ये डेटा कहां रखा हुआ है दोस्तों? ये डेटा रखा हुआ है सर्वर पे। ये डेटा रखा हुआ है सर्वर पे, एंड दैट सर्वर इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटाबेस सर्वर, राइट। तो गूगल ने ऐसे इतने बड़े बड़े सर्वर अपने एंड पे मेंटेन किए हुए, जहां पे पूरा डेटा वहां पे रखा हुआ है। ओके, नाउ अब वो अगर मुझे डेटा सर्वर जो अमेरिका में किसी भी कोने, इस पृथ्वी के किसी भी कोने पे रखा हुआ है, अगर मुझे इंडिया से उस डेटा को एक्सेस करना है, तो वी नीड टू हैव सम टेक्नोलॉजी, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज व्हाट? वी नीड टू हैव वेबसाइट। इस केस में मेरे वेबसाइट कौन है बेटा? यूट्यूब। यूट्यूब मेरी वेबसाइट है, यस। अब यूट्यूब वेबसाइट के थ्रू मुझे क्या चाहिए? सिर्फ यूट्यूब को होना जरूरी नहीं है। यूट्यूब कब आप एक्सेस कर पाओगे? जब आपके पास क्या होगा बेटा? इंटरनेट। तो आपका कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। देयर हैज टू बी गूगल क्रोम, राइट, वेब ब्राउजर बोलते हैं, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। और गूगल क्रोम पे जब आप URL डालोगे, दैट इज youtube.com, राइट, तो youtube.com करके एक वेबसाइट भी अवेलेबल होनी चाहिए। और ये youtube.com वेबसाइट आपको उस डेटाबेस से कनेक्ट करेगी जिसके थ्रू डेटा इंटरनेट के जरिए आपके कंप्यूटर तक आ रहा है। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत पड़ेगी, राइट, और तब जाके आप अपना बिजनेस कर पाओगे। अदरवाइज बेटा आज के जमाने में डेटा ही इतना ज्यादा हो चुका है कि आप डेटा ही मैनेज नहीं कर पाओगे, राइट। एग्जांपल मैं बोलता हूँ irctc.co.in, मैं यहाँ पे डालता हूँ बेटा irctc.co.in, और अगर आप देखो irctc.co.in का डेटा, irctc.co.in का डेटा अगर आप देखोगे, राइट, ये देखो ना, ये सारी चीज, ये जो डेटा दिख रहा है, टूर पैकेजेस, फ्लाइट्स, होटल, लॉन्च, इतनी सारी चीजें जो दिख रही है, कहां पे मैनेज है बेटा? ये सब सर्वर में मैनेज है। इसके बाद लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन का डेटा कहां पे मेंटेन होगा? वहां पे ना। इसने डेट का पूरा ये डेटाबेस इसने बनाया। ये डेट का डेटाबेस कहां पे रखा हुआ है? डेटाबेस सर्वर पे रखा हुआ, राइट। इस वेबसाइट में जितने भी कंटेंट आपको दिख रहे हैं, ओके, स्टेशन का नाम भी क्या है बेटा? डेटा है। डेटा कहां पे रखा होगा? डेटा सर्वर पे। अब लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे ना। ये रहा ट्रेन की लिस्ट, तो ट्रेन का डेटाबेस अगेन कहां पे स्टोर होगा? डेटाबेस सर्वर पे। ओके, तो अब यहां से ये ट्रेन वगैरह सिलेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें किसी ना किसी ने तो बनाई होगी बेटा, और ये कहां पे रखा हुआ है? डेटाबेस सर्वर पर। तो आप आराम से बहुत इजी तरीके से रिजर्वेशन कर पाते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे डेटा आपको रेडीमेड यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ आपको क्या करना है बेटा? आपको रिजर्वेशन करना है। ओके, रिजर्वेशन से सपोज मान लो आप कर लेते हो, तो ये यहाँ पे रिजर्वेशन की प्रोसेस हो रही है। रिजर्वेशन की प्रोसेस करते वक्त जैसे ही आपका रिजर्वेशन हो जाएगा, ये सिस्टम आपका भी एक डेटा जनरेट कर देगा। ओके, नाउ डेटा जनरेट करने के बाद ये जो आप डेटा, अब ये जो आप डेटा लिख रहे हो ना, दिस डेटा इज प्रोवाइडेड बाय यूजर, इसने सुभेश गुप्ता करके लिखा, 33 मेल लिख रहा है। तो ये जो डेटा प्रोवाइड हो रहा है, दिस इज डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर। बाकी सारे जो डेटा दिख रहे हैं, दिस इज डेटा ऑलरेडी अवेलेबल इन द डेटाबेस, राइट। और ये कहां पे रखा हुआ है? डेटाबेस, वहां पे सर्वर पे रखा हुआ अमेरिका में। और उस डेटा को लाने के लिए आपके पास क्या चाहिए बेटा? इंटरनेट एंड वेबसाइट। तो जैसे ही आपने रिजर्वेशन किया, आपके पास क्या आ गया बेटा? ये डेटा आ गया।
ओके, डेटा आ गया। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, सीट कंफर्म कर रहे हो। सीट कंफर्म करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो नो पेमेंट की फैसिलिटी मैंने इसी वेबसाइट में डाल दी। ओके, अब आप डेबिट कार्ड का डिटेल यूज करके, क्रेडिट कार्ड का डिटेल यूज करके, पेटीएम यूज करके किसी भी तरीके से आप ये पेमेंट कर सकते हो, और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा बेटा, ये रहा आपका डेटाबेस अवेलेबल हो गया। नाउ दिस बिकम्स व्हाट, न्यू रिकॉर्ड फॉर व्हाट, IRCTC सर्वर। यस, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं बेटा? यस। तो अगर आपको इतना फास्ट इस जमाने में भागना है, तो डेफिनेटली इन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। फिर वो चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड हो, चाहे वो CS की फील्ड हो, चाहे वो CMA की फील्ड हो, या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, राइट? तो इन टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत पड़ेगी। आ रहा है बात समझ में? यस। तो इन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे बेटा अपने 5 चैप्टर में। चैप्टर नंबर 1 दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, दैट एग्जांपल जो मैंने बोला था जोमेटो का हो गया, या एग्जांपल मैंने स्विगी का दिया, या एग्जांपल मैंने IRCTC का दिया, तो जो प्रोसेस पहले लोग करते थे, अब वो कौन कर रहा है बेटा? एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, एक एप्स कर रहा है। तो सिंपली आप एक मोबाइल एप्स के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप जहां पे उस समय आप वहीं पे बैठे बैठे वो सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, राइट? सेम ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस कहां पे आता है बेटा? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में। अभी मैंने आपको दिखाया व्यापार एप्स करके, तो वहां पे आप उस ट्रांजैक्शन के थ्रू, उस एप्स के थ्रू आप पूरे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है? तीसरा आता है बेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा, बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी से। Before understanding the entire concepts of information system, first we need to understand what are the basic knowledge behind what information system, ठीक है? Then example मैंने दिया आपको e-commerce, m-commerce का। e-commerce मतलब क्या हो गया बेटा? वेबसाइट के थ्रू। मैंने एग्जांपल दिखाया आपको youtube.com। youtube.com is a website, okay? But m-commerce क्या है? apps। मैंने आपको दिखाया था स्विगी, जोमेटो, राइट, जहां से आप पेमेंट कर रहे हो, व्यापार.com इवन। तो ये क्या है बेटा? एम कॉमर्स, मतलब ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज आप किसके थ्रू कर रहे हो? मोबाइल सिस्टम के थ्रू कर। तो अगर आप जोमेटो एप्स डाउनलोड करते हो और आप वहां से कोई भी चीज परचेज करते हो, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, कॉमर्स थ्रू मोबाइल सिस्टम, ओके? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, एम कॉमर्स। और अगर आप ओपन करते हो goibibo.com, मतलब आपने वेबसाइट ओपन किया और आपने फ्लाइट बुक किया, तो ये आपने मोबाइल के थ्रू यूज नहीं किया, ये बल्कि आपने कंप्यूटर के थ्रू यूज किया, वेबसाइट के थ्रू यूज किया, तो इसको हम बोलते हैं बेटा ई कॉमर्स। दैट इज कॉमर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आया बात समझ में? यस। एंड चैप्टर 5 आता है बेटा कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम अगेन मैं यहां पे बात करूंगा मोबाइल एप्स की, वेबसाइट्स की, जो कि बैंक सिस्टम में यूज हो रही है। मैं आपको यहां पे फिर से दिखा सकता हूं कोर बैंकिंग सिस्टम। ये आप देखें, ओरेकल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं, यस, ये रहा। Do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? Welcome to GC Reddy Technologies. Finance Sorry. for banks. But core banking, ATM banking, three depends on the project, depends on the company. No unique names, no standard names. In some banking applications, some ABCD module. In other application, XYZ module like that. But यस, ये रहा ओरेकल फ्लेक्स क्यूब, आप देखें। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, कोर बैंकिंग सिस्टम। The world is witnessing the mobile banking revolution, which has ushered in a new way of thinking. Today, every bank is gearing up to embrace the future and offer complete mobile banking. The key challenges faced by banks offering mobile banking are agility, deployment, and time to market. First, given the profusion of devices in the mobile market, how does a bank ensure uniform availability of its banking applications on every device in the market today? And
on devices launched in the future. Further, banks also face the problem of adding new functionality or responding rapidly to business changes on the mobile platform. And if this wasn't enough, banks must also replicate changes and upgrades to all mobile users and get them to... क्या बोल रही है? बोल रहे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग इन्वायरमेंट बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट? अब इतना सारा चेंजेस अगर अपन मैनुअली करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे इनने क्या किया है ना, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि अगर एक जगह पे कोई चेंजेस आते हैं तो उस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और एक बार वो सिस्टम में इंप्लीमेंट हुआ तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोग जो है बैंक सिस्टम जो है मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं, राइट? तो आप अगर उस कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अपडेट करोगे तो आपके मोबाइल एप्स भी अपडेट हो जाएंगे। मतलब आप एक बार एक चीज को अपडेट करो एक जगह से तो जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड है सब कुछ अपडेट हो जाएगी। गो अहेड। क्या हो गया? ओके। Bank ensure uniform availability of its banking applications on every device in the market today and on devices launched in the future. Further, banks also face the problem of adding new functionality or responding rapidly to business changes on the mobile platform. And if this wasn't enough, banks must also replicate changes and upgrades to all mobile users and get them to download and use the latest version of the application. So even as banks try to implement or enhance functionality of mobile banking, they must reckon with an increased turnaround time. In a nutshell, banks need agility in development and deployment on both the mobile platform and mobile devices. FlexCube Mobile Banking offers a wide range of features and capabilities. Now, see, अगर आप Oracle FlexCube बैंक यूज करता है तो राइट, तो यहाँ पे अगर जितने भी कस्टमर्स है, जितने भी अकाउंट होल्डर्स है बैंक के, वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? किसी को कैश फिजिकली देने की जरूरत नहीं। अपना मोबाइल ओपन किया, ये अकाउंट नंबर डाला सामने वाले का और यहाँ पे अमाउंट डाला, ट्रांसफर। नो बिल पेमेंट, राइट? आपके मोबाइल पेमेंट्स होते हैं, राइट? डीटीएच पेमेंट होता है, तो ये सारे जो पेमेंट है ये आप किसके थ्रू कर सकते हो? फ्लेक्स क्यूब के थ्रू कर सकते हो। ओके, गो अहेड। Revolution, which is ushered into enough, banks, a platform, and mobile and coupons. In addition to this, Oracle FlexCube's development workbench for direct and mobile banking is a solution designed to address the bank's need for agility. Designed for mobile devices, it provides banks with the flexibility for an extensible ecosystem that is intuitive and rapidly addresses business changes. FlexCube offers a seamless development environment for banks to quickly upgrade or configure changes in functionality in their local servers within the bank's premises. What's more, these changes are instantly available to all customers, giving back for the mobile user without having to know intimate development details of the product, cost, and in minimum time. Without having to depend on highly specialized टेक्निकल चीजें अपने को ये जरूरत नहीं है। Oracle FlexCube's development workbench for direct and mobile banking offers complete compatibility is faced by banks. यस, तो इस तरीके के अगर सिस्टम अपने पास रहेंगे, राइट, तो अपन बहुत सारे बिजनेस कर पाएंगे, अपन जो है अकाउंटिंग का काम कर पाएंगे, अपन कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग ला पाएंगे, हम ई कॉमर्स एम कॉमर्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे एंड हम प्रॉपर तरीके से बैंकिंग एक्टिविटीज हैंडल कर पाएंगे। तो ये 5 जगह पे, वैसे तो हर जगह पे आज के डेट में मोबाइल एप्स अवेलेबल है, बट बेसिकली अपने को 5 जगह पे, नंबर 1 कौन सा? एक बिजनेस के लिए, दूसरा अकाउंटिंग के लिए, तीसरा ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, फोर्थ इज एम कॉमर्स मोबाइल के थ्रू एंड फिफ्थ जो है हमारे पास कोर बैंकिंग सिस्टम। इन 5 चीजों का नॉलेज जो है हमें EIS में लेना है।
ठीक है, तो इसी के साथ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा जो चैप्टर नंबर 3 है, हमारा सीक्वेंस होगा पढ़ने का। पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, देन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, नाउ दिस इज 4 एंड देन दिस इज 5। तो इस तरीके से हमारा पढ़ने का तरीका होगा। तो नंबर 1 चैप्टर नंबर 3, देन चैप्टर नंबर 1 दैट इज ऑटोमेशन, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे हम चीजों को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं। देन थर्ड हम पढ़ेंगे फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कोर बैंकिंग सिस्टम एंड देन हम पढ़ेंगे बेटा ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक? यस, ओके। नाउ इसी के साथ हम अब स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3। शैल वी गो अहेड? यस। नाउ बेटा चैप्टर 3 में आप समझो आगे ऊपर ऊपर की बातें करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले अपने को पढ़ना है बेटा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड नेटवर्क। सबसे पहले समझेंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर जो है, सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, नेटवर्क है। आपने नाम सुना होगा, राइट? ओके, अब अपने को इसको डिटेल में समझना और ऐसे समझना है कि अपन एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिख सके। सेकंड आता है बेटा कंट्रोल। अब जब ये बात आ गई हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, नेटवर्क है, क्या इसको कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी? यस, अदरवाइज कोई भी अनऑथराइज यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, राइट? तो अपन इस पे कंट्रोल लगाए। से सपोज मान लो आईडी एंड पासवर्ड हो गया। ना तीसरा आता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है इसे चेक करना। क्या चेक करना है बेटा? कि ये जो हमने सिस्टम लगाया है बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये जो कंट्रोल लगाया है क्या ये प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है? एंड देन लास्ट पॉइंट आता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस, ओके। नाउ बेटा अब हम आते हैं जो पहला पार्ट है अपना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले अपन समझेंगे बेटा कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है? चलिए आ जाते हैं हम कंप्यूटर पे। नाउ कंप्यूटर समझता हूं अगर मैं, ठीक है? कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो कंप्यूटर है क्या चीज? आप गारंटेड मैं बोल रहा हूं आपको कंप्यूटर पता तो होगा कि क्या है, राइट? बट आई एम डैम श्योर आज जो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने को देखो अभी तक अपन क्या समझते थे कि यार ये कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर दिख गया है, बट आज अपने को एग्जाम में लिखना है कंप्यूटर का मतलब क्या है। तो अपने को पूरा फोकस किस पे करना है बेटा? शब्दों पे करना है, राइट? तो अगर अपने पास शब्द बराबर तरीके से तो फिर सारी चीजें समझ में आ जाएगी और सारी चीजें अपन प्रॉपर तरीके से लिख सकेंगे। तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है आप बताओगे बेटा हमें? हाँ जी, कंप्यूटर, हाँ जी, यस, बोलो बेटा। ओके, ठीक है, ओके फाइन। चलो मैं बताता हूं कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, ठीक है? मान लो कंप्यूटर, जैसे सपोज मान लो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कंप्यूटर की अगर कल्पना आप करो, राइट, तो कंप्यूटर जो है वो है क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना? मास्टर साहब पढ़ा रहे थे कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, तो यहां पे लालू प्रसाद जी थे, टीचर थे, है ना, और पढ़ा रहे थे कंप्यूटर क्या होता है। पहला ही सवाल पूछा गया कंप्यूटर बताओ क्या होता है। स्टूडेंट घबरा गए, परेशान हो गए, बोले साहब कंप्यूटर ये होता है, कंप्यूटर ऐसा है, कंप्यूटर वैसा है। अब नए नए बच्चे भाई साहब कंप्यूटर के बारे में क्या जानेंगे? तो कंप्यूटर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला गया कि एनी मशीन विच रिड्यूसेस व्हाट ह्यूमन एफर्ट बाय परफॉर्मिंग प्रोसेस। कोई भी मशीन जो इंसानों का काम कम कर दे, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, अप डाउन की बट बात नहीं होगी यहाँ पे, ओके? कोई भी कंप्यूटर जो इंसान के काम को कम कर दे, समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? कंप्यूटर। तो ऐसा तो भाई साहब फैन भी है, ऐसे तो कूलर भी है,
ऐसे तो कोई भी मशीन हो सकती है, तो क्या आप हर एक इक्विपमेंट को, हर एक डिवाइस को कंप्यूटर बोल दोगे? नहीं, हर एक डिवाइस को आप कंप्यूटर नहीं बोल सकते, राइट। तो कंप्यूटर को अगर बोला गया, राइट, और कंप्यूटर को डिफाइन किया, तो चूंकि कंप्यूटर आया था, सारे काम अब कंप्यूटर के थ्रू हो रहे थे, तो एक नया लॉ आया जिसका नाम था साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया, और 2008 में उसमें सब्सटेंशियल अमेंडमेंट्स हुए। इसका पोर्शन हमारे सिलेबस में है जो कि हम बाद में कवर अप करेंगे, राइट। और यहां पे बताया गया कि जो कंप्यूटर है उसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनाएगी जैसे एकदम वो इंसानों की तरह काम करता हो, राइट। जैसे इंसान काम करने के लिए हाथ चाहिए, भागने के लिए पैर चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, उसी तरीके से सिस्टम को भी अगर प्रोसेस, तो इंसान के पास भी दिमाग है, दिमाग प्रोसेस करता है, तो सेम कंप्यूटर के पास भी दिमाग है जिसका नाम सीपीयू है, राइट। आंखों के थ्रू वो जो इंसान है वो इनपुट लेता है, कंप्यूटर भी कीबोर्ड और माउस के थ्रू इनपुट लेता है, राइट। जुबान के थ्रू इंसान जो है अपनी बातों को रखता है, कंप्यूटर भी स्क्रीन के थ्रू, मॉनिटर के थ्रू अपनी बातों को प्रेजेंट करता है। तो जो कंप्यूटर का जो लक्षण है, कंप्यूटर के एक्टिविटीज हैं, वो काफी हद तक इंसानों से मिलती जुलती हैं, क्योंकि कंप्यूटर तभी इंसानों की मदद कर पाएगा जब वो इंसानों की तरह काम कर पाए। तो इस दिमाग, इस चीजों को, इस धारणाओं को दिमाग में रखते हुए कंप्यूटर की डेफिनेशन को फ्रेम किया गया। आइए देखते हैं definition of computer. Computer means an electronic, magnetic, optical or any other high speed data processing device. क्या बोल रही है? कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, बट इसने इस डेफिनेशन में बेटा इलेक्ट्रिकल शब्द हटा दिया, इलेक्ट्रिकल शब्द को हटा दिया। अब अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाके देखो तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट अलग होता है, बट कंप्यूटर की डेफिनेशन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हटाया गया। तो बात ये आती है समझने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस क्या होता है, राइट। इलेक्ट्रिकल का मतलब वो होता है बेटा जो सिर्फ एनर्जी को कंज्यूम करता हो, एनर्जी को कंज्यूम करता हो और उसे ट्रांसफॉर्म कर दे, एनर्जी को कंज्यूम करके उसे ट्रांसफॉर्म कर दे। एग्जांपल मैंने बोला फैन, ओके, फैन ने क्या लिया? करंट लिया, तो करंट उसने कंज्यूम किया, इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम किया, उसने मोशन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्यूबलाइट, ओके, ट्यूबलाइट ने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट यूज किया, उसे लाइट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे डिवाइस जो करंट को यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक करंट को यूज करके उसे, उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोला जाता है। और कंप्यूटर जो है बेटा सिर्फ वो कंज्यूम नहीं करता, बल्कि क्या करता है? कंज्यूम करने के साथ साथ वो क्या करता है बेटा? डेटा प्रोसेस करता है। क्या करता है? डेटा प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल मैं बोलूं कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैलकुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सिर्फ वो एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है, बल्कि वो डेटा प्रोसेस करता है। आप वहां पे 2 + 3 ऐड कर सकते हो, 10 + 20 ऐड कर सकते हो, मतलब वो क्या कर रहा है? डेटा को प्रोसेस कर रहा है, राइट। आप जो भी डेटा उसको प्रोवाइड करोगे उसका वो आउटपुट कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो डेटा कैलकुलेशन करती है उसे हम बोलते हैं बेटा कंप्यूटर, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, राइट। एग्जाम्पल मैंने बोला वॉशिंग मशीन, तो पहले तो देखो मैकेनिकल वॉशिंग मशीन आती थी जहां पे आपको ही सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती, सारे इनपुट की भाई 15 मिनट्स में लगा दो। आज देखो, आज इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, आप बटन प्रेस कर दो और बटन प्रेस करने के बाद वो अपने सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है, राइट। कपड़े धुलने का टाइम अलग सेट है, फिर कपड़ों को सुखाने का टाइम वहां पे अलग सेट है, राइट। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या कर रहे हैं बेटा? डेटा को प्रोसेस भी कर रहे हैं। एसी हो गया, एसी टेम्परेचर आप 18 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, क्या कर रहा है? वो डेटा को रीड करके रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, उसके हिसाब से वो वेंटिलेशन मेंटेन कर रहा है, ओके। देन इसके बाद और अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में और क्या आएगा बेटा? टेलीविजन। क्या टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? नहीं, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, वो कोई भी डेटा को प्रोसेस नहीं करता, वो सिर्फ डेटा को कंज्यूम करता है। रेडियो डेटा प्रोसेस नहीं करता, डेटा क्या करता है? वो कंज्यूम कर रहा है, और वहां से जो सिग्नल आते हैं वो यहां पे प्रोवाइड करता है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो जो रेडियो हो गया,
रेडियो हो गया। मेरे को बताओ इलेक्ट्रिकल डिवाइस लग रहा है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लग रहा है? सर बोल रहे हैं सर ये तो सिर्फ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट को कंज्यूम कर रहा है। क्या ये डेटा प्रोसेस कर रहा है? बोलो जरा फटाफट से, क्या ये डेटा को प्रोसेस कर रहा है? बेटा जो डेटा सिग्नल आ रहा है, राइट, वो डेटा कोई आप वहां पे प्रोवाइड नहीं करेगा, डेटा सिग्नल आ रहा है और सिग्नल को वो क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्ट कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अल्टीमेटली वो किसी भी तरीके से डेटा को प्रोसेस नहीं कर रहा। बोले सर कैसे डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा? सिर्फ वहां से एक सिग्नल आ रहा है और यहां से आवाजें निकल रही है। सिग्नल वहां से आ रहा है, आवाजें यहां से निकल रही है। मैंने कहा बेटा बहुत सही सोचा है ना, सिग्नल का आना और उसे वॉइस में कंट्रोल करना भी क्या कहलाएगा बेटा, प्रोसेस कहलाएगा, है ना। तो रेडियो जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं, वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। प्रोसेस करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एडिशन एंड कैलकुलेशन हो, किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग क्या कहलाएगी बेटा, डेटा कैलकुलेशन ही कहलाती है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। दूसरा आता है बेटा मैग्नेटिक डिवाइस। मैग्नेटिक डिवाइस में एग्जांपल दे दो बेटा, एक्वा प्रेशर मशीन। अब एक्वा प्रेशर मशीन में क्या होता है बेटा, मैग्नेटिज्म, बराबर है। साउंड सिस्टम में साउंड के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नेट यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये मैग्नेटिक डिवाइस होती है। एक्वा प्रेशर मशीन मैग्नेट के थ्रू आपके एक्वा प्रेशर, जो प्रेशर होता है बॉडी का, उसको वो क्या करता है, रीड करता है और बताता है कि इस बॉडी में इतना पेन है, आप ऐसे करो ये ठीक हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक्वा प्रेशर मशीन के थ्रू आती है। तो डेफिनेटली वो भी आपको डेटा प्रोसेस करके दे रहा है, बता रहा है कि साहब वाटर लेवल कितना है, हेमोग्लोबिन कितना है, ये सारी चीजें जो मशीन है, राइट, यूसीजी मशीन वगैरह हो गए, ये सब क्या है बेटा, मैग्नेटिक डिवाइस है। और मैग्नेटिक डिवाइस भी क्या कहलाएगा बेटा, कंप्यूटर कहलाएगा। तीसरा आता है हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइस। व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकल डिवाइस? ऑप्टिकल डिवाइस बेटा वो डिवाइस होती है जहां पे आप कैमरा लेंस यूज करते हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं कैमरा, फोटो कैमरा हो गया, राइट। तो फोटो कैमरा जो है वहां पे हम लेंस यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल डिवाइस। ओके, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, ये क्या है साहब, ऑप्टिकल डिवाइस है। तो जहां पे आप लेंस यूज करते हो और वो डिवाइस डेटा प्रोसेस करता हो, उसे भी हम क्या बोलते हैं बेटा, कंप्यूटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कभी भी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। कंप्यूटर मतलब एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और एनी अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग। हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है बेटा, कैलकुलेटर, राइट। और एनी सिस्टम जो क्या कर रहा हो बेटा, जो क्या कर रहा हो, यहां पे आप देखो, जो क्या कर रहा हो, ये रहा, विच परफॉर्म्स, कम ऑन, मेमोरी, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्या परफॉर्म कर रहा हो, मेमोरी, दूसरा अरिथमेटिकल एंड, और नहीं लिखा है, एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, स्टोरेज डिवाइस भी होनी चाहिए। अरिथमेटिकल मतलब क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन, जो क्या करता हो, कैलकुलेशन परफॉर्म करता हो, से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल फंक्शन मतलब होता है बेटा कंपैरिजन। लॉजिकल फंक्शन मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, है ना। मैंने बोला अगर कंप्यूटर से मैंने पूछा वेदर 2 इज ग्रेटर देन 5, तो आंसर आया नो। क्यों नो आया, क्योंकि उसने प्रोसेस किया, राइट। और ये कौन सा प्रोसेस था, अरिथमेटिकल था या लॉजिकल था, इट इज लॉजिकल प्रोसेसिंग। ओके, तो कंप्यूटर मतलब क्या हो गया बेटा, एनी इलेक्ट्रॉन, ऐसी कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैग्नेटिक हो, ऑप्टिकल हो, या कोई भी हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस हो, बट उसमें क्या होना चाहिए बेटा, मैल फंक्शन होना चाहिए, मैल फंक्शन होना चाहिए। एम फॉर क्या, मेमोरी, ए फॉर अरिथमेटिकल, एल फॉर लॉजिकल फंक्शन, माल फंक्शन होना चाहिए। माल फंक्शन मतलब माल नहीं, एम ए एल, उसको अपन मैल बोलेंगे, माल नहीं बोलेंगे। तो एम फॉर क्या हो गया बेटा, मेमोरी, ए फॉर अरिथमेटिकल एंड एल फॉर लॉजिकल ऑपरेशन। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और एनी अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट परफॉर्म्स मेमोरी, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंप्यूटर। और उसमें शामिल कर लिया जाएगा, उसमें शामिल कर लिया जाएगा, क्या शामिल कर लिया जाएगा बेटा, उसके सारे इनपुट। तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, उसका पूरा सॉफ्टवेयर और उसकी पूरी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ध्यान से समझ लो, मैंने क्या बोला, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मैग्नेटिक डिवाइस हो, ऑप्टिकल डिवाइस हो, ओके, जो कि क्या कर रहा हूं बेटा, मैल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। क्या परफॉर्म कर रहा हो बेटा, MAL, मैल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो,
राइट, तो उसे हम क्या मान लेंगे बेटा, कंप्यूटर मान लेंगे। और एक बार उस डिवाइस को हमने कंप्यूटर मान लिया तो उसका पूरा इनपुट डिवाइस से, अगर कंप्यूटर के केस में बोलूं तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से आप क्या कंप्यूटर प्रोवाइड करते हो बेटा, इनपुट। ओके, आउटपुट में क्या आ गया, मॉनिटर। आउटपुट में क्या आ गया बेटा, मॉनिटर। मॉनिटर के थ्रू आपको क्या मिलता है बेटा, आउटपुट। कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। प्रोसेसिंग मतलब बेटा सीपीयू, राइट, जहां पे पूरे के पूरे डेटा क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क, जहां पे डेटा क्या हो रहा है बेटा, स्टोर हो रहा है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में एमएस एक्सेल, विंडोज, ये सब क्या है बेटा, सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मॉडेम, राइट, मॉडेम इज अ डिवाइस जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते हो। और वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट, तो चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, ये सब कम्युनिकेशन डिवाइस में आ जाएंगे। तो मॉडेम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस एंड वेब ब्राउजर इज अ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसने बोला कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, विच आर मतलब ये कीबोर्ड, ये मॉनिटर, ये सीपीयू, ये हार्ड डिस्क, ये एमएस एक्सेल, ये एमएस विंडोज, मॉडेम, वेब ब्राउजर। अगर ये डिवाइस कंप्यूटर हो गया है तो ये सारी चीजें अगर उससे कनेक्टेड है या रिलेटेड है तो क्या कहलाएंगी बेटा, कंप्यूटर में शामिल हो जाएंगे। कंप्यूटर में क्या हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? यस। तो कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर मींस एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और एनी अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट परफॉर्म्स मेमोरी, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस एंड इंक्लूड्स, कम ऑन, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। 5 तरीके तो क्या हो गए बेटा, डिवाइस हो गए, बराबर। एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो पूरा सॉफ्टवेयर भी आ गया, एंड कम्युनिकेशन डिवाइस भी आ गया। मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन से ही आपको 3 चीजें मिल गई। नंबर 1 हार्डवेयर मिल गया, डिवाइसेस मिल गए, नंबर 2 सॉफ्टवेयर मिल गया, एंड नंबर 3 बेटा कम्युनिकेशन मिल गया। तो 3 चीजें कंप्यूटर ने ही प्रोवाइड कर दी। नंबर 1 डिवाइसेस, नंबर 2 सॉफ्टवेयर एंड नंबर 3 कम्युनिकेशन, राइट। तो 3 चीजों को मिला के कंप्यूटर बन रहा है। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन दोहराऊंगा आपके साथ, कम ऑन, हमारे साथ आप डेफिनेशन दोहराएं। कंप्यूटर मीन्स, कम ऑन, electronic, magnetic, optical or any other high speed data processing device that performs, come on, memory, arithmetical and logical functions and includes, come on, input device, process device, output device, storage device, communication device। ये 5 डिवाइस हो गए। then computer software and then communication device। 3 चीजें आ गई, कौन कौन सी? पूरा का पूरा उसका डिवाइस, पूरा का पूरा उसका सॉफ्टवेयर एंड पूरा का पूरा उसका कम्युनिकेशन विच इज कनेक्टेड और रिलेटेड विद कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो यहां पे ये देखो बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मेरे को आप बताओ इसमें से कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर नहीं है। ओके, सबसे पहले आते हैं बेटा एसी। आ जाते हैं, सबसे पहले बताओ मेरे को फटाफट से, ये कंप्यूटर है या नहीं है बेटा? एसी जो है कंप्यूटर है क्या? तो अब डेफिनेशन के पास जाएंगे, ठीक है। चलो डेफिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल। तो सबसे पहले बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है? ऑप्टिकल कब होगा बेटा? जब लेंस होगा। मैग्नेटिक कब होगा? जब मैग्नेट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कब होगा? जब करंट होगा। बताओ इसमें करंट आता है, मैग्नेट है या लेंस है? करंट है। तो ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। But electronic device, every electronic device cannot be called as what? Computer, unless there is what? Come on, memory, arithmetical and logical function। तो यहां पे बताओ क्या मेमोरी है? क्या यहां पे डेटा स्टोर होता है? नहीं, इसने तो सिर्फ बताया कि भाई अभी इतना टेम्परेचर है, बात खत्म। स्टोर इसने नहीं है, तो मेमोरी ही नहीं था। अरिथमेटिकल, कैलकुलेशन करता है? नहीं। कंपैरिजन करता है? नहीं। तो साहब मेल फंक्शन ही नहीं था। क्या ये कंप्यूटर में शामिल होगा बेटा? नहीं शामिल होगा, कंप्यूटर में नहीं था। एंड इंक्लूड, शामिल कर, जब ये कंप्यूटर ही नहीं तो बताओ जरा फट से, क्या इसका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कुछ भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है क्या, या रिलेट हो रहा है क्या? ना ही ये कनेक्ट हो रहा है, ना ही ये रिलेट हो रहा है, ना ही इसमें मेल फंक्शन है। ध्यान से समझना बेटा, कंप्यूटर के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1, या तो उसमें क्या हो, मेमोरी, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल, 3 चीजें हो, और क्या हो साहब, इंक्लूड हो उसमें उसका इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कनेक्टेड और रिलेटेड हो। आए बात? तो किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर मान लिया जाएगा अगर उसमें क्या हो बेटा, तो मेल हो, और या तो उसमें क्या हो बेटा, कनेक्टेड और रिलेटेड। मतलब मैं सिंपल सा बोल रहा हूं, कोई भी डिवाइस कंप्यूटर हो सकता है अगर उसमें मेल है, और अगर मेल नहीं है तो मैं क्या मान लूं बेटा, शामिल हो जाएगा अगर वो कनेक्टेड और रिलेटेड है।
यहाँ पे समझ में आया क्या? और बताओ इस केस में ना ये मेल है और ना ये कनेक्टेड और रिलेटेड है, कभी भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा। क्या फैन का कंप्यूटर सिस्टम होगा? बताओ जरा फैट से सोच के देखो। नहीं, क्यों नहीं होगा बेटा? ओ भाई साहब आगे जाना नहीं, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कभी भी कंप्यूटर में कवर नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जी कंज्यूम करता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, फैन कभी भी कंप्यूटर नहीं होगा। ओके, टेलीविजन बताओ जरा फट से, कंप्यूटर हो सकता है क्या? जल्दी बोलो फट से। टेलीविजन कंप्यूटर होने के लिए दो चीज चाहिए, या तो मेमोरी, अरिथमेटिकल, लॉजिकल। क्या मेमोरी है इसमें? नहीं, डेटा स्टोर नहीं होता। अरिथमेटिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, भाई सिर्फ ये डिस्प्ले करता है। शामिल हो जाएगा क्या? कनेक्टेड और रिलेटेड है। ओ हो नाउ बेटा ध्यान से समझना, पिछले जमाने की जो टीवी थी वो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं हो सकती, बट आज की जो एलईडी है उसमें यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर ये कनेक्टेड है तो ये कंप्यूटर है, अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो कंप्यूटर नहीं। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो मैं इसे मॉनिटर मान लूंगा, एम आई राइट? एंड मॉनिटर क्या है बेटा? आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस क्या है बेटा? कंप्यूटर है। ओके, सो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो जाएगा? जब ये कनेक्ट हो जाएगा, अगर कनेक्ट नहीं है तो नहीं है। ओके, कैलकुलेटर बताओ कंप्यूटर है क्या बेटा? जल्दी सोचना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मेमोरी है? अरिथमेटिकल, हाँ है। लॉजिकल, कंपैरिजन होता है क्या बेटा इसमें? कमान कंपैरिजन होता है क्या? 2 इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन, लेस देन कुछ है क्या यहाँ पे बेटा? नहीं है। और मेरी बात समझने यहाँ पे, तो एक तो लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है तो ये कंप्यूटर तो नहीं है, बट इसके साथ साथ इसमें मेमोरी फंक्शन जो है ना बेटा, ध्यान से समझना, परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये टेम्परेरी मेमोरी स्टोर करता है। और मेमोरी का मतलब क्या हो गया बेटा? परमानेंट मेमोरी होनी चाहिए। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो मेमोरी मतलब मैं बोलूं अगर, तो मेमोरी तो हर जगह होती है बेटा, राइट? एसी में भी मेमोरी होती है, तभी तो वो 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री सेल्सियस वो बता रहा है, राइट? और पावर अगर मान लो ऑफ हो गया और जब पावर ऑन हुआ तो टेम्परेचर उधर ही सेट रहता है, राइट? तो कुछ मेमोरी तो उस डिवाइस में भी है। एक और एग्जांपल देता हूं, आप समझना। आपने अगर सीडी या डीवीडी में मूवीज देखी हो, ठीक है, सीडी और डीवीडीज में आप मूवी देखे हो तो उसमें एक ऑप्शन आता था रिज्यूम, है ना? सपोज मान लो सीडी डीवीडी चल रही है और पावर ऑफ हो गया। अब पावर ऑफ हो गया तो मूवी तो शुरू से स्टार्ट होनी चाहिए। मूवी शुरू से स्टार्ट नहीं होती, वो वहीं से स्टार्ट होती है जहां से वो खत्म हुई थी, जहां से पावर ऑफ हुआ था। तो कहने का मतलब क्या, उस डिवाइस को अभी भी वो डेटा वहां पे रखा हुआ है कि बाबा अभी जब आप ऑन करोगे तो मूवी वहीं से स्टार्ट होगी जहां से वो स्टॉप हुई थी। मतलब वो डेटा कुछ ना कुछ उस मेमोरी में रखा है, वो जो बता रहा है उसे कि भाई मेमोरी यहाँ पे स्टॉप हुई थी। अरे भाई, तो थोड़ी बहुत जो मेमोरी है बेटा वो सबके पास होती है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फिर उसे बोला जाएगा कि वो स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब हो गया जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सके, और चूंकि ये परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं कर सकता तो यहाँ पे मेमोरी भी क्राइटेरिया कंप्लाई नहीं होता। तो सिर्फ ये अरिथमेटिकल है, ना ही ये लॉजिकल है और ना ही ये मेमोरी है, इसलिए ये कंप्यूटर में शामिल नहीं होगा। और दूसरी बात ये आती बेटा, क्या कैलकुलेटर कनेक्टेड और रिलेटेड है? ना ही आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, ना ही वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो वो कैलकुलेटर जो है कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकता, राइट? और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखो तो अगर आप कंप्यूटर परचेस करने जाओगे तो कोई आपको कैलकुलेटर नहीं देगा, और कैलकुलेटर आप परचेस करने जाओगे तो कोई आपको कंप्यूटर नहीं देगा। तो कैलकुलेटर अपने आप में एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, और जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। क्लियर? तीसरा आता है कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर, है ना? कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर भी आता है। तो बताओ कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होगा क्या? यस, क्योंकि इंक्लूड में उसने स्पेसिफिकली दिया हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना? मैंने बताया था इंक्लूड्स व्हाट? इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन डिवाइस कनेक्टेड और रिलेटेड विद कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है तो फिर डेफिनेटली वो भी कंप्यूटर का हिस्सा हो जाएगा। तो कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर अगर है तो कंप्यूटर है, अदरवाइज कैलकुलेटर कभी भी कंप्यूटर नहीं होगा। ओके, पेन ड्राइव क्या कंप्यूटर का हिस्सा है? यस। क्या ये स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट किया जा सकता है, तो चूंकि ये इंक्लूड वाले हिस्से में शामिल हो जाएगा तो डेफिनेटली ये कंप्यूटर मान लिया जाएगा।
साउंड सिस्टम, अगर साउंड सिस्टम कनेक्टेड है, क्योंकि ये साउंड सिस्टम क्या होता है बेटा, आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, तो डेफिनेटली ये आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस इंक्लूड वाले प्रोविजन में शामिल है और इसे अगर आप कनेक्ट कर पाते हो, एवरी साउंड सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम, राइट, बट अगर साउंड सिस्टम में वो पोर्ट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो डेफिनेटली ये हिस्सा होगा, अदरवाइज हिस्सा नहीं भी होगा। तो जो साउंड सिस्टम है वो कंप्यूटर का हिस्सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसेट कभी भी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, ऐसा कोई भी ड्राइव कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है जो कैसेट जहां पे फिट हो सके। हाँ, सीडी ड्राइव, डीवी ड्राइव की अवेलेबल मैं बात कर सकता हूं, पेन ड्राइव की मैं बात कर सकता हूं, फ्लॉपी डिस्क की बात कर सकता हूं, बट कैसेट कभी भी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। Mic system, since it is an input device and if it is connected with the computer system then definitely yes it can be a computer। आ रहा है बात समझ में? yes। तो मैं बात करूंगा बेटा ये अपने आप में कंप्यूटर नहीं है, बट ध्यान समझना क्या कंप्यूटर का पार्ट भी कंप्यूटर कहलाएगा। मैंने बोला अगर मेरा बॉडी पार्ट है, ओके, और ये मेरा हाथ है, राइट, तो क्या ये हाथ गुरु गुप्ता है? ये हाथ गुरु गुप्ता नहीं, बट दिस हैंड इज अ पार्ट ऑफ माय ह्यूमन बॉडी, राइट, तो इसलिए मैं मानूंगा कि ये गुरु गुप्ता का ही हाथ है, तो डेफिनेटली इट इज आइडेंटिफाइड एज अ पार्ट ऑफ गुरु गुप्ता सिस्टम, राइट। तो भले ये अपने आप में ह्यूमन बॉडी नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन यस इट इज अ ह्यूमन बॉडी, राइट। अगर ऐसे में एक एक पार्ट अपने बॉडी से अलग कर दूं तो मेरा बॉडी जो एज अ सिस्टम है वो बचेगा ही नहीं, राइट। तो यहां पे मैं मानूंगा कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो भी हिस्सा सिस्टम का हिस्सा माना जाएगा। तो इस केस में जो माइक है वो अपने आप में कंप्यूटर नहीं, बट डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इफ इट इज कनेक्टेड। तो अगर कनेक्टेड होगा तो पार्ट ऑफ सिस्टम है, अदरवाइज नहीं होगा। सीडी डीवीडी, यस इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आईपॉड, क्या आईपॉड कंप्यूटर है बेटा? जल्दी बोलो फट से। अब आईपॉड अगर मैं बात करूंगा तो क्या इसमें मेमोरी होती है? होती है। एरिथमेटिकल यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे आप गाना सुन सकते हो, हेंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट कंप्यूटर सिस्टम। अब मैंने बोला था MAL तीनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेमोरी है एरिथमेटिकल नहीं है तो चल जाएगा, नहीं, तीनों भी चाहिए। तो ना ही यहाँ पे लॉजिकल था ना ही यहाँ पे एरिथमेटिकल, ओनली मेमोरी था, मेमोरी की वजह से इसे कंप्यूटर नहीं। बट क्या ये इंक्लूड में शामिल हो जाएगा? बोलो जरा पार्ट से, यस, इफ इट इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम देन इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर यहाँ पे USB पोर्ट वगैरह रहेगा तो इसे कंप्यूटर का हिस्सा मान लिया जाएगा, अदरवाइज आप इसे कंप्यूटर का हिस्सा नहीं मानोगे। ATM मशीन, यस, ATM इज अ कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द सर्वर, राइट। और ATM जो है इसमें अपना देखो इनपुट भी दे सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं। क्या मेमोरी है यहाँ पे? जल्दी बोलो फट से, मेमोरी है क्या यहाँ पे? मेमोरी है। अच्छा, कैसे बेटा? कैसे है इसमें मेमोरी? सर वो जो है उसमें वो बैलेंस दिखाता है। अच्छा हाँ यार, बैलेंस दिखाता है, अपना अकाउंट का बैलेंस दिखाता है। बेटा ये बैलेंस बताओ इस ATM में रखा रहता है या ATM के सर्वर में? अगर ये ATM में यहां पे रखा हुआ है, इस मशीन पे रखा हुआ है, आ रहा है बात समझ में? अगर जो इसका बैलेंस है इस ATM में रखा हुआ है, ध्यान से समझना, तो आप जब दूसरे ATM में जाते हो तो वो जो डेटा इस ATM में दिख रहा है वो उसमें कैसे दिख सकता है ना? तो क्या आपका डेटा हर ATM में रहता है? नहीं भाई, आपका डेटा हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं होता। मतलब आपने 100 रुपए निकाले तो अब जाके आपको हर ATM से चेंज करने ना, आपका डेटा बेटा सर्वर पे रखा हुआ है एंड सर्वर इज कनेक्टेड विद द नेटवर्क। आ रहा है बात समझ में? यस। एंड सिंस दिस ATM डिवाइस इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। मैंने बताया था वहां पे कनेक्टेड और रिलेटेड विद कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड एज व्हाट? कंप्यूटर। तो यस, ये मींस में नहीं आएगा बट इंक्लूड वाले पार्ट में ये कंप्यूटर कहलाएगा। वेबकैम, यस डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, दिस हैंडीकैम जो है अपने आप में एक इंडिविजुअल डिवाइस है, राइट। तो मैं पूछता हूं क्या ये ऑप्टिकल डिवाइस है? यस, ये ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस में मेमोरी है क्या? इसमें मेमोरी है। एरिथमेटिकल नहीं है, कैलकुलेशन नहीं होता, लॉजिकल कंपैरिजन नहीं होता सा, तो मैल तो है नहीं। इंक्लूड्स हो सकता है क्या? यस, इंक्लूड्स कैसे हो सकता है बेटा? अगर इसका वायर कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हो, मतलब वो इमेज कैप्चर कर रहा है और आपके कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है, डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम। ओके, कैमरा, जल्दी बोलो फटाफट से, कैमरा क्या कंप्यूटर का हिस्सा हो सकता है? अगर ये कनेक्ट होगा तो कंप्यूटर का हिस्सा होगा, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होगा। देखो पुराने वाले जो कैमरा होते थे कोनिका, कोडेक, वो कभी भी कंप्यूटर के हिस्से नहीं हो सकते, बट यहाँ पे लीड होती है, USB पोर्ट होता है जिसके थ्रू आप इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा बारकोड रीडर, ऑब्वियसली बिना कंप्यूटर का तो चलेगा ही नहीं साहब, ऑलवेज अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, क्या ये अपने आप में कंप्यूटर है? यस, इसमें देखो मेमोरी भी है, एरिथमेटिकल, इसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो मोबाइल डिवाइस पे, तो डेफिनेटली एरिथमेटिकल भी है, लॉजिकल भी है एंड कनेक्ट भी होता है, तो ये ऑलवेज अ कंप्यूटर सिस्टम। टैबलेट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर सिस्टम। आया बात समझ में? तो इसलिए ये डेफिनेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है समझने के लिए कि कौन सा डिवाइस कंप्यूटर हो सकता है, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नहीं होगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं बेटा? यस। तो मेरे को आप बताओ कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर मींस एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और एनी अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस दैट परफॉर्म्स मेमोरी, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस एंड इंक्लूड्स, कम ऑन, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, communication device, computer software connected or related with computer system or computer network. Clear or not clear? Yes. तो ये हमारा जो था बेटा कंप्यूटर का डेफिनेशन था, राइट? तो अगर आप इस डेफिनेशन में देखो तो आपको तीन चीजें बेटा एज इट इज मिल गई। नंबर वन कौन सी? एक तो बेटा आ गया इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, राइट? तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। तो जब मैं बात कर रहा हूं बेटा डिवाइस की, दूसरा मैं बात कर रहा हूं सॉफ्टवेयर की, और तीसरा मैं बात कर रहा हूं बेटा कम्युनिकेशन की। ध्यान से समझना, डिवाइस को हम बोलते हैं बेटा हार्डवेयर। डिवाइस को हम क्या बोलते हैं बेटा? हार्डवेयर। ये तो अपने आप में सॉफ्टवेयर हो गया। कम्युनिकेशन हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो हार्डवेयर क्या हो गया बेटा? मान लो मॉडेम है ना, मॉडेम इज अ डिवाइस। एंड सॉफ्टवेयर क्या हो गया बेटा? वेब ब्राउजर। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? वेब ब्राउजर। तो कम्युनिकेशन जो है वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, जिसमें क्या होना चाहिए बेटा? मेल फंक्शन होना चाहिए एंड इंक्लूड्स एक ये पूरा पोर्शन डिवाइस का, जिसको मैंने बोल दिया बेटा हार्डवेयर, और दूसरा आ गया बेटा सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एक तो हार्डवेयर होगा और दूसरा सॉफ्टवेयर होगा। तो देखो यहाँ पे ये कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर का क्या हो गया बेटा? एक हार्डवेयर हो गया। देखो यहाँ पे कीबोर्ड है, ओके, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, माउस है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? डिवाइसेस। ओके, एंड दूसरा हो गया बेटा सॉफ्टवेयर, राइट? तो कंप्यूटर का डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, बट अब ये समझना है व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर कितने तरीके से होता है बेटा? मैंने आपको बताया 5 तरीके से। इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। ओके, सॉफ्टवेयर 3 तरीके के हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 3 तरीके के। तो टोटल कितनी चीजें होगी बेटा अपने पास? 5 और 3 8। तो टोटल ये 8 चीजें आपने को पढ़नी है। इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब अगर आपको कंप्यूटर बनाना है तो आपको इन 8 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चलो आ जाओ एक बार कंप्यूटर बना लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है? तो अगर मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करूं, ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल कंपोनेंट। क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? हार्डवेयर। एग्जांपल देखो आप, ये
से सपोज मान लो मैंने क्या बनाया बेटा, कंप्यूटर, तो ये दिस इज योर कॉल्ड एज व्हाट, मॉनिटर। चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, मॉनिटर चाहिए। देन यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, कीबोर्ड। तो ये अपने पास क्या आ रहा है बेटा, ये इनपुट डिवाइस आ गया, ये आउटपुट डिवाइस आ गया ना। ये अब आया अपने पास बेटा, अगर आपने ये भी देखा हो तो, है ना, देखा या नहीं देखा है? नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोसेस डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको? प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। तो आउटपुट डिवाइस आ गया, इनपुट डिवाइस आ गया। दूसरा क्या, माउस भी रहता है बेटा, यस, ये माउस भी रहता है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और एक इसका वायर है जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो ये जो है ये भी अपना क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेस डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। स्टोरेज डिवाइस ये अंदर होता है किसके बेटा, ये अंदर होता है किसके, सीपीयू के, जहां पे अपन बोलते हैं बेटा हार्ड डिस्क रखा हुआ। तो हार्ड डिस्क अपना कहां पे रखा होता है, सीपीयू के अंदर, राइट। तो नाउ ये हार्ड डिस्क जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। ओके ओके। नाउ अब आप क्या करते हो, आपको से सपोज इंटरनेट एक्सेस करना है। नाउ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या आता है बेटा, बीएसएनएल। आप बीएसएनएल से कनेक्शन मंगाते हो, बीएसएनएल आपको कनेक्शन लाके देते हैं। नाउ आपके पास क्या रखा होता है बेटा, मॉडेम। नाउ मॉडेम इज आल्सो कनेक्टेड विद व्हाट, सीपीयू। नाउ दिस मॉडेम इज कॉल्ड एज व्हाट, कम्युनिकेशन डिवाइस, राइट। तो एक आपके पास क्या आ गया बेटा, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। दूसरा क्या है बेटा, प्रोसेस डिवाइस। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा आ गया आपके पास आउटपुट डिवाइस। फोर्थ आ गया आपके पास स्टोरेज डिवाइस। फिफ्थ आपके पास आ गया क्या बेटा, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो 5 चीजें आपको चाहिए अगर कंप्यूटर से। इसके बाद ध्यान समझना बेटा, जब आप ये सिस्टम ऑन करते हो, सबसे पहले क्या आता है बेटा इसमें, आपको स्क्रीन में क्या दिखता है सबसे पहले? सबसे पहले यहां पे दिखता है बेटा आपको विंडोज। बिना विंडोज के आप सिस्टम ओपन ही नहीं कर सकते। तो नाउ दिस विंडोज इज कॉल्ड एज व्हाट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो क्या आप विंडोज पे काम करते हो? नहीं। तो अब जब विंडोज ओपन हो जाएगा, नाउ यहां पे आप देखो, यस, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये रहा। नाउ ये अगर आप ये स्क्रीन में देखो तो क्या ये विंडोज है? यस, ये जो ब्लू स्क्रीन है ये विंडोज प्रोवाइड कर रही है। बट क्या आप ये ब्लू स्क्रीन पे काम कर रहे हैं? नहीं। आपको अगर काम करना है तो क्या टैली ओपन करना पड़ेगा। तो से सपोज अगर आप टैली ओपन करते हो ना, अब जो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, नो दिस इज नॉट कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, नो दिस इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ ये जो सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो बाहर सॉफ्टवेयर था वो क्या था बेटा, ये क्या था, ये पूरा जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, राइट, ये जो नीचे आइकन्स दिख रहे हैं, ये जो सारी चीजें, ये कीबोर्ड वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ दिस, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ये विंडोज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको टैली ओपन करना है तो यू मस्ट हैव व्हाट, विंडोज, राइट। तो एक सॉफ्टवेयर आपको क्या चाहिए, विंडोज चाहिए। विंडोज आपको क्या देगा बेटा, दूसरा सॉफ्टवेयर। से सपोज मैंने एग्जांपल बोला टैली, तो टैली इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अब आप जब टैली के अंदर जाओगे, आप कहां पे जाओगे बेटा, टैली के अंदर अगर आप जाओगे, सी टैली के अगर अंदर आप जाते हो, सी तो ये जो डेटा दिख रहा है, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इंपोर्ट मास्टर, एक डेटा है, राइट। और ये डेटा किसी ना किसी ने इसने में लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, जिसने सॉफ्टवेयर ये बनाया है वो डेटा लिखा होगा, बिल्कुल। और ये डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, बिल्कुल। अगर ये आपको डेटा दिख रहा है ये कहीं ना कहीं पे क्या है बेटा, स्टोर है, राइट। तो ये डेटा जहां पे भी स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेटाबेस। क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। दिस इज नॉट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, where the data is stored। और इसको प्लेस को, इस प्लेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है बेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया क्या, यस। इस डेटाबेस को मैनेज करने वाला ना, इस टैली पे अगर आप देखोगे, आप बैलेंस शीट पे जाओ ना, यहां पे ये जो डेटा दिया हुआ है, राइट। नाउ सी
अब यहां पे ये आप देखो करंट लायबिलिटीज में अगर आप देखो तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर आ रहा है। ओके, नाउ इसने कैसे डेटा मैनेज किया हुआ? असेंडिंग ऑर्डर, पहले डी आ रहा है फिर एस आ रहा है। से सपोज मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूं करंट लायबिलिटीज के अंदर। ओके, लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूं करंट लायबिलिटी के अंदर। से सपोज मान लो मैंने डाल दिया, से सपोज XYZ ट्रिपल बी। ओके, अभी डी था और एस था, ट्रिपल बी आ गया करंट लायबिलिटीज के अंदर। ये सारे इतने सारे डेटा आपको दिख रहे हैं? यस, ये डेटा कहीं ना कहीं क्या है बेटा? मैनेज है। और अब बताओ अगर ये डेटा मैनेज नहीं होता तो ये नया डेटा था तो नीचे आना चाहिए, बट मैंने डेटा को क्या किया हुआ है बेटा? मैनेज किया हुआ है। तो अब डेटा मैंने मैनेज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट? तो ये किधर दिखना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, सबसे ऊपर दिखना चाहिए। और अगर आप यहां पे देखो करंट लायबिलिटीज, यस, ओके ओके, गॉट इट ना। इसमें अभी ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। ओके, अब जैसे ही आप इसमें मान लो ट्रांजैक्शन कर देते हो, एक जर्नल एंट्रीज में पास कर देता हूं, ठीक है? जर्नल एंट्रीज में पास करता हूं, से सपोज ओके, नाउ जर्नल एंट्रीज में पास करता हूं परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, से सपोज मान लो 50,000 का टू BBB, राइट? यस, अब एंट्री होगी। अब ये 50,000 का इंपैक्ट वहां पे दिखेगा, बराबर है? और मेरे को बताओ अब ये जो करंट लायबिलिटीज में 50,000 दिखेगा, ये बेटा किधर दिखेगा? ये रहा, राइट? तो यहां पे ये जो है ये मैनेज नहीं कर रहा है यहां पे, तो बी नीचे दिख गया, राइट? अगर ये मैनेज करता है, से सपोज मान लो मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता हूं। अब क्रेडिटर्स के अंदर, से मान लो क्रेडिटर्स के अंदर आप जाते हो। ओके, और यहां पे आप परचेज की एंट्री करते हो, ठीक है? और यहां पे आप लिखते हो जय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हो गया। और एक परचेज की एंट्री में और कर देता हूं, यहां पे नया अकाउंट बना देता हूं बिरजू, ये भी सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, नाउ अब देखो, आप बैलेंस शीट में आओ। अब यहां पे जो है करंट लायबिलिटीज के लिए इसने कोई असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन नहीं किया, बट अगर मैं अब क्रेडिटर्स में जाऊं, क्या यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन है? यस, यहां पे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन है। तो देखो सबसे पहले बी है, फिर सी है, फिर जे आ रहा है। तो मतलब इसने डेटा मैनेज किया हुआ है। तो फ्रंट स्क्रीन पे इसने डेटा मैनेज नहीं किया, आ रहा है बात समझ में? बट क्रेडिटर्स के अंदर इसने डेटा को क्या किया? मैनेज किया। तो यहां पे जैसे मैं चाहूंगा वैसे डेटा में मैनेज कर पाऊंगा। तो कहीं पे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना है तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करूंगा, जहां पे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज नहीं करना होगा वहां पे मैं असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज नहीं करूंगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं बेटा? यस। और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दिखाता हूं, यहां पे आप देख लो, ये रहा। अगर आप यहां पे देखोगे, ये जो डेटा है, ओके, सॉरी, यस, ये रहा। नो, यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे पहले क्या आ रहा है बेटा?
EEEGMMSTW, मतलब ये क्या है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या ले रहा है, A to Z ये डेटा स्टोर, बट आप इसको यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको आप क्लिक कर दो, ये देखो उल्टा हो गया। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है कि आप अपने डेटा को क्या कर सको, अपने हिसाब से अरेंज कर सको, तो दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं बेटा? यस। तो यहां पे हमने आपको जनरल आइडियाज जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दे दिया। नेक्स्ट सेशन पे मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन को लेके। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार, थैंक यू सो मच।